हेलो डियर फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में जिसका नाम था फ्रांस रेवोल्यूशन पार्ट 1, उसके अंदर हमने देखा था कि फ्रांस के अंदर एक नेशनल असेंबली बन चुकी थी जिसके दो लीडर बनाए गए थे, जिसमें से एक लीडर का नाम था मिराबियो और दूसरे का नाम था एबेशियस। अभी जो दो लीडर बनाए गए थे यही नेशनल असेंबली को एक प्रकार से लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ बताया गया है कि फ्रांस के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ की बहुत सी क्रॉप्स थी वो ख़राब हो गई। अब क्योंकि वहाँ की क्रॉप ख़राब हो गई तो इसलिए वहाँ के लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा। अब वहाँ के ज़्यादातर लोग ब्रेड को कंज्यूम करते थे, लेकिन ब्रेड का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत ज़्यादा फ्रांस के अंदर चरम सीमा पे थी। अब गुस्सा आई, कुछ औरतों ने क्या किया, जो शॉप्स होती हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया और ब्रेड को वहाँ से चोरी कर लिया। अब जब राजा को ये सारी बातों का पता चला तो राजा ने अपनी मिलिट्री को कमांड दी कि तुम पेरिस की ओर बढ़ो और वहाँ की कंडीशन को काबू में करो। लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह बनाकर जनता में ये बात फैला दी कि राजा ने अपने सैनिकों को लोगों को मारने का अटैक का ऑर्डर दे दिया है। अब जैसे ही लोगों को ये बात पता लगी तो लोगों के अंदर हड़कंप मच गया और जो बास्तिल का किले का इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट हुआ। बाद में राजा ने जब नेशनल असेंबली की, यानी कि विरोधी प्रजा की इतनी ताकत को देखते हुए नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब नेशनल असेंबली क्या चाहती थी? नेशनल असेंबली दो चीज़ें चाहती थी कि जो चर्च के लोग उनसे टैक्स वसूल करते हैं, जो पीजेंट से या जो थर्ड स्टेट के लोगों से जो टैक्स वसूल करते हैं, जिसको टिथ बोला जाता था, उसको एक तो माफ़ कर दें। पहली डिमांड उनकी ये थी। दूसरी डिमांड उनकी ये थी कि जो चर्च के लोगों ने पीजेंट्स की ज़मीन को होल्ड कर रखा है, जो पीजेंट्स की ज़मीन को अपने काबू में कर रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है, उसको भी पीजेंट्स को वापस दे दी जाए। अब इससे क्या हुआ? इससे नेशनल असेंबली को 2 बिलियन लिबरों का बेनिफिट हुआ, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी था। नेशनल असेंबली के लिए आगे एडमिनिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था, मतलब पैसे की उनको रिक्वायरमेंट पड़नी थी, तो ये उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। इसके बाद अब कोई भी राजा है वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी पावर को कम कर दिया जाए, तो राजा ने सीक्रेटली क्या किया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से हेल्प ली कि जो नेशनल असेंबली फ्रांस के अंदर बनी है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब जैसे ही नेशनल असेंबली को ये बात पता लगी तो उसने क्या किया, उसने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी, जिससे बहुत से लोग, बहुत से आम नागरिक थे जो कि फ्रांस के, उन्होंने आर्मी में भर्ती हुए और उनके साथ प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई की। बाद में इस लड़ाई का रिजल्ट ये आया कि फ्रांस इस लड़ाई को जीत गया। अब धीरे धीरे 1791 तक जो नेशनल असेंबली थी उसने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था जिसके अंदर राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया था। इसके अंदर गवर्नमेंट को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला भाग था लेजिस्लेटिव, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और तीसरा भाग था जुडिशरी। जो पहला भाग था लेजिस्लेटिव, इस भाग के अंदर क्या कहा गया था कि जो भी कानून बनाए जाएंगे उसका काम वो लेजिस्लेटिव का काम होता था, कि फ्रांस के अंदर जितने भी कानून बनाए जाएंगे ये सब इन सब का काम किसका था? लेजिस्लेशन का ये काम था। अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम था? एग्जीक्यूटिव का ये काम होता था कि जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की लोगों से पालना करवाना, उनको लोगों द्वारा फॉलो करवाना, ये काम होता था एग्जीक्यूटिव का। अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट देने का हक, दंड देने का हक जुडिशरी को होता था। तो ये तीन जो गवर्नमेंट को ना 3 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया गया था। अब बताया गया है कि 1789 के अंदर जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो थी 28 मिलियन, बट हमारे पास 4 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको एक्टिव सिटीजन्स बोला गया है, या जो व्यक्ति वोट डाल सकते थे। ये व्यक्ति वो होते थे जो गवर्नमेंट का टैक्स भरते थे और इन व्यक्तियों को वोट डालने का भी अधिकार था, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। और 3 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसमें मेनली बच्चे और औरतें आती थी और इन्हीं को पैसिव सिटीजन्स भी बोला जाता था। अब जो 4 मिलियन लोग थे जिनको एक्टिव सिटीजन्स बोला गया है, वो वोट डालकर अपने लिए एक जज चुनते थे, और वही 4 मिलियन लोग जिनको एक्टिव सिटीजन्स बोला गया है वही अपने लिए 50,000 रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुनते थे।
अब जो 50,000 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके अंदर से ही 745 मेंबर्स इलेक्ट होते थे नेशनल असेंबली के लिए, और ये 745 मेंबर्स ही राजा की पावर के ऊपर कंट्रोल रखते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि राजा के पास कोई पावर थी या नहीं, तो इसका आंसर है कि राजा के पास पावर थी, जिसको बोला गया है वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या होता है? तो वीटो पावर ये, इसका मतलब ये है कि राजा की अनुमति के बिना, राजा की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये थी वीटो पावर। एक बात और, जितने भी राजा के मिनिस्टर्स होते थे इन सब पर भी कंट्रोल कौन करता था? नेशनल असेंबली के जो 745 मेंबर्स थे वो इन पर कंट्रोल करते थे। अब क्योंकि जो 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो धनवान व्यक्ति थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जिनके पास पैसा होता था, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। अब क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस दी गई थी, तो जो गरीब व्यक्ति थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको इग्नोर किया गया था। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपने सीक्रेट क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपने एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिए। इनमें से ग्रुप का नाम था जैकोबिन क्लब। अब जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स होते थे इनको बोला जाता था सैन क्लूटोस। और जो जैकोबिन क्लब था, इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे इन्होंने क्या किया कि राजा को उसके महल में घुसकर उसको बंदी बना लिया जाएगा और उसकी फैमिली को भी बंदी बना लिया जाएगा। और जो बाद में आगे चलकर जो इनका प्लान था वो भी सक्सेसफुल हो गया था। बाद में राजा के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया, और जब उसको आरोपी पाया गया तो उसको गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम करवा दिया गया। इसके बाद एक एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटा देता है। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इसकी एंट्री होती है 1799 में, और 1804 में ये अपने आप को एक डिक्टेटर घोषित कर देता है। बाद में 1815 में ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। जो अलग अलग कंट्रीज़ थी जैसे प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और भी अलग अलग कंट्रीज़ थी उनसे, और फ्रांस में फिर से मोनार्की सिस्टम एक बार फिर से आ जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।